और एक बड़ी खबर आ रही है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा ईरान। ईरान के हर अधिकार कायम रहेंगे, हर अधिकार कायम रहेगा ईरान का। समझौते के लिए सरेंडर नहीं करेंगे, ये ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा है। तो ऑपरेशन फ्रीडम प्लस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कभी भी ईरानी ऑयल टैंकर पर हमला हो सकता है। पहले हमले में F-35 का इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका, जिसमें AGM-158 क्रूज मिसाइल और जडैम स्मार्ट बॉम्ब से हमले किए जा सकते हैं। इसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर बुश और लिंकन तैयार है। हमले का दूसरा चरण एयरक्राफ्ट कैरियर से हो सकता है, जिसमें टोमाहॉक मिसाइल और हार्पून मिसाइल से हमला किया जा सकता है। इस दौरान अमेरिका ईरानी टैंकर की घेराबंदी भी करेगा और ड्रोन से निगरानी भी रखी जाएगी। हमले के तीसरे चरण में डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें सी ड्रोन से अटैक कर सकता है और स्पीड बोट से ऑयल विस्फोट भी कर सकता है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। क्योंकि ट्रंप को ईरान के जवाब का इंतजार है। ईरान ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया तो अमेरिका हमला करेगा। अगर ईरान ने प्रस्ताव को टाला तो भी अमेरिका दबाव बनाएगा। ईरान की तरफ से कहा गया है, हम अभी अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, जल्द ही जवाब दिया जा सकता है। और ऑपरेशन फ्रीडम प्लस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कभी भी ईरानी ऑयल टैंकर पर हमला हो सकता है। पहले हमले में F-35 का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें AGM-158 क्रूज मिसाइल और जडैम स्मार्ट बॉम्ब से हमले किए जा सकते हैं। इसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर बुश और लिंकन तैयार है। हमले का दूसरा चरण एयरक्राफ्ट कैरियर से हो सकता है, जिसमें टोमाहॉक मिसाइल और हार्पून मिसाइल से हमला किया जा सकता है। इस दौरान अमेरिका ईरानी टैंकर की घेराबंदी भी करेगा, ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। हमले के तीसरे चरण में डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें सी ड्रोन से अटैक कर सकता है। स्पीड बोट से ऑयल टैंकर पर भी विस्फोट कर सकता है अमेरिका, जिससे ईरान पर होर्मुज खोलने का दबाव बढ़ जाए। इसके लिए ड्रोन से हॉर्मुज पर निगरानी रखी जा रही है। ईरानी शैडो फ्लीट के सभी टैंकरों को जलाकर राख कर देगा अमेरिका। दरअसल अभी तक अमेरिका ईरानी जहाजों को सिर्फ निष्क्रिय कर रहा है, जिसके लिए उसकी फनल या रडार को उड़ाया जा रहा है ताकि जहाज काम करना बंद कर दे। लेकिन अगर प्रस्ताव पर बात नहीं बनी तो अमेरिका इन जहाजों को उड़ा देगा। अगर उसके जहाजों पर हमला हुआ तो वो समंदर में अमेरिकी नौसेना को दहलाएगा। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और दूसरे नौसैनिक जहाजों पर हमले शुरू कर देगा। और अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। 5 मोर्चों पर युद्धपोत तैनात किए हैं। पहली तैनाती भूमध्य सागर में है, जहां डिस्ट्रॉयर हमले को तैयार है। दूसरी तैनाती लाल सागर में की गई है, जहां भी डिस्ट्रॉयर बॉब अल मंदेब के पास मौजूद है। तीसरी तैनाती हिंद महासागर में है, जिसमें एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट शिप, एक लैंडिंग शिप और एक असॉल्ट शिप तैनात किया गया है। चौथी तैनाती अरब सागर में है, जहां एयरक्राफ्ट कैरियर USS बुश है। उसकी फ्लीट में 7 डिस्ट्रॉयर, 2 कॉम्बैट शिप, एक ट्रांसपोर्ट डॉक, एक असॉल्ट शिप और एक लैंडिंग शिप है। पांचवी तैनाती ओमान की खाड़ी में, यहां एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पहले से तैनात है, जबकि साथ में 4 डिस्ट्रॉयर लगाए गए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डबल नाकाबंदी लागू है। एक तरफ ईरान है, जिसकी मर्जी के बिना यहां कोई शिप गुजर नहीं सकता, तो दूसरी तरफ ट्रंप का ब्लॉकेट लगा है, जिसके चलते ईरानी जहाज यहां से गुजर नहीं पा रहे। तेल नहीं बेच पाने की वजह से ईरान को बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई अभी तक ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के बदले टोल टैक्स वसूल कर रहा था। लेकिन अब ईरान की तैयारी यहां से गुजरने वाले डिजिटल डेटा के बदले भी टैक्स वसूलने की है। इसे मुस्तबा का $1 ट्रिलियन दांव माना जा रहा है। ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले डिजिटल डेटा के बदले शुल्क वसूलने की तैयारी में है। ईरान हॉर्मुज में मौजूद फाइबर इंटरनेट केबल पर शुल्क लगा सकता है, यानी यहां से डेटा भेजने के बदले ईरान को टैक्स चुकाना पड़ेगा। जो देश शुल्क नहीं चुकाएगा, ईरान उसके डेटा को ट्रांसफर नहीं होने देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन केबलों के माध्यम से स्विफ्ट बैंकिंग संदेश, शेयर बाजार के व्यापार से जुड़ा डेटा और पैसे के लेन देन से जुड़ा डेटा ट्रांसफर होता है। इन केबल्स से प्रतिदिन करीब $10 ट्रिलियन का वित्तीय डेटा गुजरता है। ईरान का मानना है कि इतनी बड़ी आर्थिक गतिविधि उसके अधिकार क्षेत्र से हो रही है। इसके बदले ईरान को शुल्क मिलना चाहिए। हॉर्मुज स्ट्रेट एक बेहद सकरा समुद्री मार्ग है और इसका सबसे पतला हिस्सा महज 39 किलोमीटर चौड़ा है। इसके एक तरफ ओमान है तो दूसरी तरफ ईरान। ऐसे में ओमान के तट से 19.5 किलोमीटर का समुद्री इलाका ओमान के नियंत्रण में है, तो ईरान के तट से इतना ही हिस्सा ईरान के नियंत्रण में। अब ईरान
यूनिक्लॉज यानी संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुच्छेद 34 का हवाला दे रहा है। इस कानून के मुताबिक कोई भी स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन के लिए पूरी तरह से खुला है, उसे बंद नहीं किया जा सकता। यानी स्ट्रेट जिस भी देश के अधिकार क्षेत्र में आता है वो जहाजों का रास्ता ब्लॉक नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि इसके बाद भी स्ट्रेट के जल क्षेत्र, समुद्री तल और एयर स्पेस पर उसी देश का नियंत्रण होगा जिसका तट इससे सटा है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुच्छेद 79 को भी जानना जरूरी है, जिसके मुताबिक किसी देश के क्षेत्रीय जल में केबल बिछाने के लिए उसकी मंजूरी जरूरी है। अब इसी का फायदा ईरान उठाने की तैयारी में। हॉर्मुज में बिछाए गए केबल का बड़ा हिस्सा ईरान की समुद्री सीमा की जमीन को छूता है। केबल खराब हुई तो ठीक करने के लिए ईरान की इजाजत लेनी होगी। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर ईरान प्रक्रिया में देरी कर सकता है, जिसके मुताबिक मेटा, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों को डेटा भेजने के लिए ईरान से परमिट लेना होगा और सालाना फीस देनी होगी। केबलों के रखरखाव और मरम्मत का काम केवल ईरानी कंपनियों को दिया जाएगा। इससे ईरान को न केवल पैसा मिलेगा बल्कि इन केबलों की भौतिक सुरक्षा और डेटा ट्रांसफर पर उसकी निगरानी भी बढ़ेगी। फारस की खाड़ी के देशों के कम से कम 7 मुख्य संचार केबल इसी रास्ते से गुजरते हैं, जबकि दुनिया का 97% से ज्यादा इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र तल पर बिछे फाइबर ऑप्टिक केबलों के जरिए भेजा जाता है। एक संकरे रास्ते में बड़ी संख्या में इंटरनेट केबलों का होना हॉर्मुज को डिजिटल अर्थव्यवस्था की कमजोर कड़ी बनाता है। अगर डेटा ट्रांसफर के बदले ईरान को टैक्स नहीं दिया गया तो ईरान ने अरब में डिजिटल ब्लैकआउट का प्लान तैयार किया है, और यह प्लान पूरा होगा हॉर्मुज में बिछी अंडर वाटर संचार केबल्स को काटकर। दरअसल हॉर्मुज सिर्फ बड़ा तेल चोक पॉइंट ही नहीं है बल्कि अंडर वाटर केबल्स का एक बड़ा केंद्र भी है। इस सकरे समुद्री मार्ग के नीचे 20 से ज्यादा केबल्स गुजरती हैं, जिससे दुनिया का करीब 17 से 30% इंटरनेट ट्रैफिक गुजरता है। ये केबल एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच की डिजिटल कड़ी है, जिन्हें नुकसान पहुंचा तो असर पूरी दुनिया पर नजर आएगा। हालांकि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव खाड़ी देशों पर पड़ेगा, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली ये केबल्स इन देशों की डिजिटल लाइफलाइन है। इंटरनेट के लिए ये देश काफी हद तक इन्हीं केबल पर निर्भर है। बात कतर की करें तो उसका 99% इंटरनेशनल इंटरनेट गल्फ केबल्स पर निर्भर है। इसके अलावा कुवैत भी इंटरनेट के लिए 95% तक इन्हीं केबल्स पर निर्भर है। बहरीन में 95% इंटरनेट ट्रैफिक हॉर्मुज में बिछी केबल से होकर गुजरता है। यूएई की बात करें तो उसकी निर्भरता भी करीब 90% के आसपास है। मध्य पूर्व का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब का पूर्वी क्षेत्र इंटरनेट के लिए 85% तक इन्हीं हॉर्मुज से गुजरने वाली केबल पर निर्भर है। ऐसे में इन्हें काटा गया तो अरब में डिजिटल ब्लैकआउट तय। हॉर्मुज में जो केबल्स लाइन बिछी हैं, उनमें 4 सबसे अहम केबल हैं। पहली है फाल्कन केबल, जो 10,300 किलोमीटर लंबी है। दूसरी है टीजीएन गल्फ केबल, जिसकी लंबाई 4,500 किलोमीटर। जीबीआई ब्रिज केबल 10,000 किलोमीटर लंबी। इसके अलावा IMEWE केबल 12,000 किलोमीटर दूर तक समंदर के नीचे बिछी है। ये पूरे खाड़ी क्षेत्र को यूरोप और एशिया से जोड़ती है। इनके जरिए इंटरनेट स्पीड डेटा शेयरिंग की जाती है। अगर हमला हुआ तो अरब देशों का बिजनेस और बैंकिंग सेक्टर ठप हो सकता है। केबल काटकर ईरान पेमेंट इंटरफेस और इंटरनेट ब्लॉक कर देगा।